Hello students, now today we start the new topic that is magnetic force on a current carrying conductor. तो जैसा कि हम लोगों ने in the last lectures magnetic force on a charged particle निकाला था जिसे हम लोगों ने magnetic Lorentz force बोला था. आज magnetic Lorentz force की हेल्प से हम लोग magnetic force of current फाइंड आउट करेंगे किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में. तो उसके लिए बेटा हमें सबसे पहले कंसीडर करना पड़ेगा यहां पर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जिसको हम यहां पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करके उस पर फोर्स एनालाइज करेंगे. तो सबसे पहले हमने यहां पर एक कंडक्टर कंसीडर किया. फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर एक ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का कंडक्टर लेट कर लिया जिसकी लेंथ एल ले रखी थी. अब अगर मैंने कहा कि इस कंडक्टर में एन टर्मिनल के अक्रॉस हमने सप्लाई कनेक्ट करके एन टर्मिनल के अक्रॉस हमने सप्लाई कनेक्ट करके करंट पास कर दिया. फॉर एग्जाम्पल इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव कर दिया. मैंने करंट फ्लो कराने लगे इन दिस डायरेक्शन. सो ये करंट कैसे फ्लो होती थी? तो बेटा हमें मालूम था इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड अ कंडक्टर फ्लोज ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाइज इनसाइड इट. नाउ अगर मैंने कहा इसके अंदर कुछ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं यूनिट वॉल्यूम में. n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यूनिट वॉल्यूम में लाई कर रहे हैं. कितने नंबर ऑफ? मैंने कहा स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम. तो अगर इस कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो टोटल वॉल्यूम कितना है? a इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ. सो टोटल वॉल्यूम a इंटू एल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? NaL. सो जब ये करंट आई फ्लो कर रही थी तो कैसे फ्लो कर रही थी? वो फ्लो कर रही थी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और हमें मालूम है जब हम एक्सटर्नल सप्लाई अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा फ्लो करते हैं अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद द वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो यहां पर बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या कर रहे होंगे? इलेक्ट्रिक करंट ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे होंगे. सो ये तो होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी. अब हमने यहां पर क्या किया? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर दी जिसमें ये कंडक्टर प्लेस किया था. सो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने ले रखी है फॉर एग्जांपल इन दिस डायरेक्शन. ये डायरेक्शन ले रखी है हमने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की. ठीक है. मैग्नेटिक फील्ड भी इमेजिनरी लाइंस होती हैं क्योंकि उनको भी नेकेड आई से नहीं देख सकते हम, तो उनको भी हम डॉटेड रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसको मैंने डॉटेड रिप्रेजेंट कर दिया. अब जरा ध्यान दीजिएगा कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो इस इलेक्ट्रॉन की मैग्नेटिक फील्ड, जो इलेक्ट्रॉन पर जो मैग्नेटिक फील्ड लग रही है वो इस डायरेक्शन में लग रही है, इन द गिवन डायरेक्शन बी. इलेक्ट्रॉन इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. सो ये Q जो है ये हो जाएगा आपका बेसिकली -E. अब मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स के बारे में हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं तो कितना होता है उसके बारे में मालूम है कि as we know that the magnetic Lorentz force on a charge inside magnetic field region is always F is equal to QV क्रॉस B. अब अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर फोर्स ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन वन इलेक्ट्रॉन.
सो 1 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कितना हो जाएगा? अगर केवल एक इलेक्ट्रॉन पर हम फोर्स एनालाइज कर रहे हैं तो फोर्स बहुत कम होगा, छोटा होगा, तो उसको स्मॉल f से डिनोट कर दिया। ये हो जाएगा q, दैट इज माइनस e, v दैट इज vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड क्रॉस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड b। अब हमें मालूम बेटा यहां पर हो रहा है vd क्रॉस b। vd क्रॉस b होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हमें मालूम है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। तो अगर यहां पर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे, देन VD एक्टिंग इन द नेगेटिव x एक्सिस डायरेक्शन एंड B इज इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो अगर VD क्रॉस B करेंगे तो किधर जाएगा? ये VD से B की तरफ हमने फिंगर्स को फोल्ड कर दिया, हमने देखा थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है इस प्लेन के नॉर्मली इनवर्स। तो अगर थंब जा रहा है प्लेन के नॉर्मली इनवर्स, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो फोर्स किधर जाता? प्लेन के नॉर्मली इनवर्स। क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, आगे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है, तो फोर्स जस्ट अपोजिट हो जाएगा डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट के, तो फोर्स आ जाएगा नॉर्मली आउटवर्ड्स। तो यहां पर जो फोर्स आएगा वो नॉर्मली आउटवर्ड्स नजर आएगा एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पर। तो अब अगर मैंने बात करी यहां पर ये कितना हो जाएगा? सो इट विल बिकम, इसको एज इट इज पहले छोड़ देते हैं यहां पे सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे पता चल गया कि ये F जो लग रहा है इस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड लग रहा है। अब अगर n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थे यूनिट वॉल्यूम में और टोटल एरिया था A एंड लेंथ थी L, तो टोटल वॉल्यूम हो गया था AL। सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे बेटा? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज कैपिटल N इज इक्वल टू NaL। ये कैपिटल N हो गया टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो फोर्स कितना हो जाएगा? उतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पर, टोटल फोर्स हो जाएगा यहां पर दैट इज कैपिटल F इज इक्वल टू कैपिटल N इंटू स्मॉल f। सो इट विल बिकम NaL इंटू F की वैल्यू थी बेटा हमारे पास माइनस E VD क्रॉस B। सो यहां से इसको हम इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। अगर मैंने लेंथ वेक्टर को इन द डायरेक्शन ऑफ VD ले लिया तो VD किधर लग रहा था? इस तरफ लग रहा था। सो जस्ट मैं थोड़ा सा भी एक और काम करते हैं, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसको। तो माइनस इधर ले आए, ये NeAVD एक साथ कर दिया और ये L और B का क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया। अब देखिए बेटा जब माइनस NeAVD कर देंगे तो ये बन जाएगी करंट। तो अगर हम करंट यहां इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो करंट को लेंथ को प्रोवाइड कर देंगे वेक्टरली, तो बेटा हमारा ये हो जाएगा L वेक्टर। ये जो लेंथ है ये हमने इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर देना है। तो बेटा ये लेंथ वेक्टर को अगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट रिप्रेजेंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा वेक्टर L इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। सो ये I बन गया हमारा। सो रिजल्टेंट फोर्स हमारा यहां से निकल आएगा दैट इज F विच इज इक्वल टू NeAVD is I, this one will become length vector L cross vector B। ये लेंथ वेक्टर शो कर रहा है the vector position in the direction of electric current, because यहां पर हम VD रिप्रेजेंट कर सकते थे बट VD के साथ आगे माइनस साइन इंट्रोड्यूस हो रहा है, दैट मींस वी हैव टू लेट द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो दैट इज व्हाई यहां पर हमने लेंथ वेक्टर इंट्रोड्यूस किया है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैंने कहा यहां पर ये था लेंथ वेक्टर कंडक्टर का और मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ लग रही थी, तो अगर मैंने यहां पर ये एंगल थीटा इंट्रोड्यूस कर दिया, थीटा इज द एंगल बिटवीन लेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B। सो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, या फिर ओपन कर देंगे सो इट विल बिकम F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अब यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि अगर मैक्सिमम फोर्स हमें चाहिए तो मैक्सिमम फोर्स के लिए क्या होना चाहिए? साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो यहां से हमने इसको रफ कर दिया फॉर द फर्दर एनालिसिस। अगर मैक्सिमम फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे देन फॉर मैक्सिमम
magnetic force on current carrying conductor it will become F max which is equal to ILB sin 90। क्या किया हमने, थीटा को बस 90 पुट कर दिया, थीटा को 90 पुट करते ही मैक्सिमम फोर्स हमें मिल जाएगा विच इज इक्वल टू ILB या फिर IBL, जो भी आप इंट्रोड्यूस करना चाहें। सो ये आ जाएगा मैक्सिमम फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड रीजन B acting perpendicular to the direction of the length of conductor, so the maximum force is ILB only। तो इस तरह से मतलब हमने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स कितना लग सकता है इनसाइड अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन, ये कैलकुलेट कर लिया हमने। क्या किया हमने, पहले मैग्नेटिक फील्ड को थीटा एंगल पर प्लेस किया और फोर्स निकाला, तो वो हमारा आ गया F इक्वल टू IL क्रॉस B विच इज ऑल्सो इक्वल टू F इक्वल टू ILB साइन थीटा। फॉर मैक्सिमम फोर्स थीटा विल बी 90 डिग्री, सो इट विल बिकम ILB ओनली। अब बेटा जब हमने देख लिया कि किसी करंट कैरिंग कंडक्टर पर मैग्नेटिक फील्ड प्लेस करने पर, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड रीजन में प्लेस करने पर उसमें फोर्स लगता है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर डिफरेंट करंट कैरिंग कंडक्टर सिस्टम को एक साथ एक सिस्टम में इंट्रोड्यूस करेंगे और देखेंगे कि उसके बीच में कितना फोर्स लग रहा है, कैसे फोर्स लग रहा है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स की इन बिटवीन द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स प्लेस्ड पैरेलली एट अ डिस्टेंस r अपार्ट। सो इसको रब कर देंगे। अब हम लोग दो करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है कैलकुलेट करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स इन बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। अब देखिए जब ये कंडीशन हम यहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं, देन वी हैव टू पॉसिबिलिटीज कि दो पैरेलल वायर में डायरेक्शन ऑफ करंट या तो सेम डायरेक्शन में हो सकती है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो सकती है। तो पहले केस में हम लोग बात करेंगे व्हेन करंट इज इन सेम डायरेक्शन। अगर करंट सेम डायरेक्शन में है देन व्हाट विल हैपन। तो अगेन यहां पर हमने दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर कंसीडर किए ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, मतलब लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हम यहां पे कंसीडर कर रहे हैं। मैंने कहा एक पे करंट जो जा रही है वो I1 जा रही है और दूसरे में जो करंट जा रही है वो I2 जा रही है। अगर एक में करंट हमने यहां पर I1 रिप्रेजेंट करनी है तो दूसरे में मैंने यहां पर I2 रिप्रेजेंट कर दी। मैंने इधर I1 इधर I2। मैंने कहा ये दोनों करंट कैरिंग वायर एक दूसरे से R डिस्टेंस अपार्ट है, एक दूसरे से मैंने कहा ये कुछ R डिस्टेंस दूर है। अब अगर हमने यहां पर सिस्टम में कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं दी है, कोई मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हमने दे नहीं रखी है, क्या कोई फोर्स लगेगा? तो बेटा इन दिस पर्टिकुलर सिस्टम हम कहेंगे कि फोर्स लगेगा, बिकॉज यहां पर हमारे पास सिस्टम ऑफ करंट है जिसकी वजह से जो नेबर करंट है वो अपने नेबर को अपनी पर्सनल मैग्नेटिक फील्ड जो जनरेट कर रहा है वो प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगी। और हमें मालूम है अगर कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस होता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस जरूर करता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा यहां पर कि हम लोग क्या करने वाले हैं। अगर हमने यहां पर I1 कंडक्टर के लिए बात करी, मैंने कहा I1 कंडक्टर में मैंने कोई पॉइंट कंसीडर कर लिया ये P। अब अगर इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता करनी है तो मैं मालूम है ये P पॉइंट I1 करंट की एक्सिस पर लाई कर रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू बायोट-सावर्ट लॉ, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड देन on the axis of current carrying conductor the magnetic field is always zero। that means I1 की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज जीरो होगी क्योंकि पॉइंट P उसके एक्सिस पे आ रहा है। बट पॉइंट P I2 से R डिस्टेंस दूर है और हमें मालूम है किसी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से R डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है और किधर होती है। तो I2 करंट अगर ऊपर जा रही है
तो I2 के लेफ्ट साइड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगी, इस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ आ रही होगी। तो बेटा यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड हम शो करेंगे I2 की वजह से वो बाहर की तरफ शो करेंगे, और कितनी हो जाएगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2। और अगर मैं बात करूंगा I1 की वजह से, यहां पर कोई पॉइंट हमने लेट कर लिया Q, और Q पर मैग्नेटिक फील्ड पता करेंगे, तो I1 की वजह से Q पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, नॉर्मली इनवर्स होगी। कितनी होगी अभी वो कैलकुलेट कर देंगे, क्योंकि वो भी सेम थिंग हो जाएगी, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1। अब बेटा ये तो पता चलेगा कि डायरेक्शन किधर है। अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की। तो बेटा अगर मैं I1 की बात करूं तो ये भी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी वायर है, अगर I2 की बात करूंगा तो ये भी लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरी वायर है। सो वी कैन से दैट B12 कितना हो जाएगा, B12 हो जाएगा द मैग्नेटिक फील्ड ऑन 1 ड्यू टू 2, दैट मींस करंट I2 की वजह से I1 पर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला था बेटा दिस वन इज μ0/4 पाई 2I/r। सो I इज I2, तो 2I2 बाई डिस्टेंस कितना है, r है। डायरेक्शन किधर है, नॉर्मली आउटवर्ड्स। ये हमने B12 निकाल लिया। सिमिलरली B21 निकालेंगे यहां पर। सो B21 विल बिकम्स just similar μ0/4 pi 2I1/r and direction must be normally inverse। तो अब अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है तो अब हम लोग यहां पर फोर्स लगा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, यहां पर हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यूज करेंगे, और इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर हम आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को भी डिस्क्राइब करेंगे, डिफाइन करेंगे क्या होता है, कैसे होता है। फिलहाल यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो इसलिए आपको इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर ही हिंट दे देंगे। तो सबसे पहले जब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेफ्ट हैंड रूल फ्लेमिंग का तब यूज किया जाता है जब करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड होता है और फोर्स हम ऑब्टेन करते हैं, फाइंड करते हैं। वन मोर थिंग, करंट और मैग्नेटिक फील्ड होता है मगर वो जब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, केवल तब फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहां पर हम यूज करते हैं। क्योंकि बहुत सारी बुक्स में क्या है कि अगर हमने एक्यूट एंगल या ऑब्ट्यूज एंगल ले रखा है तो बुक ने वहां पर भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिख दिया है, जो कि रॉन्ग है। क्योंकि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इज ओनली एप्लीकेबल व्हेन द करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर ओनली। तो अब अगर मैं बात करूं यहां पर कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, तो अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब को, फोर फिंगर को एंड मिडिल फिंगर को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से रख देंगे, तो इस तरीके से रखने पर जो हमारी मिडिल फिंगर है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मिडिल फिंगर हमारी किसी कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को इंट्रोड्यूस करती है। फोर फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड किधर अप्लाई किया गया है इसके बारे में फोर फिंगर बताती है। देन थंब इंट्रोड्यूस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड फोर्स। तो जब हम करंट और मैग्नेटिक फील्ड को एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर इंट्रोड्यूस करते हैं तो थंब जिस डायरेक्शन में एक्ट होता है वो बताता है कि फोर्स किस डायरेक्शन में इंड्यूस होने वाला है। तो अब जरा देखिएगा इसको जरा हम कंडक्टर 1 में जिसमें करंट I1 फ्लो कर रही है उसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो अगर बात करें करंट की तो करंट किधर लग रही है, ऊपर की तरफ। तो मैंने बेटा सबसे पहले मिडिल फिंगर को ऊपर की तरफ कर दिया। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है बेटा, नॉर्मली आउटवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने बेटा बाहर की तरफ कर दिया। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड को हमने बाहर की तरफ किया तो क्या दिख रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड तो बाहर आ रही है, करंट अभी नीचे हो गई। करंट कहां करनी है बेटा, हमें करंट करनी है ऊपर, तो करंट हमने ऊपर कर दिया। क्या दिख रहा है बेटा कि अब हमारी मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो गई, करंट भी बेटा अपवर्ड्स हो गई। थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है टुवर्ड्स द कंडक्टर 2। तो अगर थंब जा रहा है टुवर्ड्स द कंडक्टर 2, दैट मींस फोर्स किधर आ गया, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन 1 इज एक्टिंग टुवर्ड्स द कंडक्टर 2। अब F12 की डायरेक्शन तो हमें मिल गई, अभी फोर्स हम यहां पे निकालेंगे। अब बात करते हैं जरा कंडक्टर 2 के लिए। कंडक्टर 2 में जरा देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड, फिर से लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर कर देंगे मिडिल फिंगर, फोर फिंगर और थंब को। नाउ अप्लाई करेंगे इसको इन द डायग्राम। तो हम बेटा बात करें करंट किधर जा रही है, ऊपर की तरफ। तो करंट को हमने ऊपर कर दिया। देखिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर हो गई। थंब किधर जा रहा है, थंब जा रहा है टुवर्ड्स द कंडक्टर 1, दैट मींस फोर्स ऑन कंडक्टर 2 भी मिल गया। वो किधर लग रहा है, ये लग रहा है टुवर्ड्स द कंडक्टर 1। सो ये हो गया यहां पर फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1। क्या दिख रहा है बेटा, यहां पर इन दोनों वायर्स के बीच में आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ एक्ट कर रहे हैं।
दैट मींस एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि अगर किसी दो पैरेलल वायर्स में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करती है तो उनके बीच में मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगता है। इसके लिए क्या करते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, पहले हम लोग फोर्स ऑब्टेन कर लेते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे यहां पर फोर्स ऑन कंडक्टर 1 ड्यू टू कंडक्टर 2। जब दोनों में ही करंट फ्लो कर रही है और एक दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई हो रही है तो क्या हो जाएगा, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, देखिए जरा, करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो अगर करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है तो एंगल बिटवीन देम 90 डिग्री हो जाता है। तो यहां पर हो जाएगा बेटा, करंट कितनी है यहां पर I1, अगर मैंने यहां पर लेंथ इंट्रोड्यूस कर दी L वेक्टर के साथ तो ये वेक्टर L क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड कितनी है यहां पर B12। अब बेटा यहां पर तो हमने इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर कंसीडर कर रखा था, तो अब इनफाइनाइट लेंथ के लिए एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि हम इस कंडक्टर की यूनिट लेंथ को ले लेंगे, यूनिट लेंथ के साथ इसको इंट्रोड्यूस करेंगे और इसके बाद अगर किसी भी सिस्टम में हमें जितनी लेंथ गिवन होगी उतनी लेंथ से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल फोर्स हमें मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे फॉर यूनिट लेंथ पहले। सो फॉर यूनिट लेंथ फोर्स कितना हो जाएगा, वेक्टर L इज रिप्लेस्ड बाय यूनिट लेंथ वेक्टर, दैट मींस ये F हो जाएगा यहां से हमारा I1 L कैप क्रॉस B12। L वेक्टर को वेक्टर L से L कैप में रिप्लेस कर दिया तो अब यहाँ पे ये यूनिट लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसको हम ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जगह I1 L कैप का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, दिस वन इज B12 और साइन 90 क्योंकि एंगल बिटवीन देम 90 आ रहा है यहाँ पर। सो यहां से क्या आ जाएगा बेटा, हमारा फोर्स आ गया, दिस वन इज 1-2 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 निकाल रहे थे। सो F12 कितना आ जाएगा, F12 यहां से हमारा आ जाएगा I1 B12 क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। B12 में पहले से मालूम है कितना है, तो हमारा F12 आ जाएगा यहां से I1 B12 की वैल्यू यहां रख दी हमने μ0/4 पाई 2I2 बाई R। सो यहां से कितना आ गया, यहां से आ गया फोर्स ऑन कंडक्टर 1 इन यूनिट लेंथ। ये कहना बहुत जरूरी है कि हमने यूनिट लेंथ में ही फोर्स निकाला है, अगर किसी पर्टिकुलर लेंथ के लिए निकालना होगा तो उतनी लेंथ से प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये हो जाएगा F12 इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I1I2 बाई R। ये आ गया हमारा F12। अब अगर हमें F21 निकालना है तो बिल्कुल सिमिलरली सेम प्रोसेस करेंगे और सेम फोर्स आएगा क्योंकि ये फोर्स भी इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। सो इट विल बिकम 4 पाई 2I1I2 बाई R। ये भी यूनिट लेंथ के लिए ही इंट्रोड्यूस होगा। तो ये हमने आज निकालना सीख लिया कि किसी दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स के बीच में फोर्स कैसा लगता है और कितना लगता है। अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं केस 2 के लिए कि केस 2 में अगर मैंने यहाँ पे करंट को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया कि I1 ऊपर जा रही है और I2 नीचे जा रही है, देन व्हाट विल हैपन, nothing will change, only the direction of force. That means the magnitude of force again will remain same. The nature of force will change from attraction to repulsion. That means अगर यहाँ पे direction of current opposite हो जाएंगी तो यहाँ पर जो nature of force आएगा वो repulsive हो जाएगा। That means F12 इस तरफ लग रहा होगा away from conductor 2 and F21 लग रहा होगा away from conductor 1। बाकी whole thing will just remain same. अच्छा, मैं एक बात करने वाला था यहाँ पर कि अट्रैक्शन होता है, इसके लिए क्या करते हैं। तो बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल पोल्स से जो हाई टेंशन वायर्स जाते हैं, हाई टेंशन लाइंस या EHV मतलब एक्सट्रीमली हाई वोल्टेज लाइंस जो जाती हैं, तो वहां पे हम देखते हैं कि वायर्स जो बहुत क्लोज जाते हैं जिनमें करंट पैरेलली फ्लो करती है सेम डायरेक्शन में, उनके बीच में हम लोग आइसोलेटिंग डिस्क लगा देते हैं या फिर बैम्बू कनेक्ट कर देते हैं। वजह क्या है, उसकी वजह यही है कि उन वायर्स के बीच में लगता है मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के क्लोज आना चाहते हैं और क्लोज आने की वजह से वो एक दूसरे से शॉर्ट हो जाएंगे, इलेक्ट्रिकल शॉर्टिंग हो जाएगी तो वायर बर्न आउट हो जाएंगे। तो उसके प्रिवेंशन के लिए हम उसके बीच में आइसोलेटिंग डिस्क या कोई भी किसी भी तरीके का आइसोलेशन ऑब्जेक्ट लाइक बैम्बू वगैरह कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वो एक दूसरे से कुछ दूर, कुछ सेपरेट हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं और उनके बीच में इलेक्ट्रिकल शॉर्टिंग नहीं होती है। तो बेटा ये था हमारा फोर्स इन बिटवीन द टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं किसी करंट कैरिंग लूप की वजह से। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को प्लेस करेंगे तो उसमें किस तरीके से नेचर ऑफ फोर्स इंट्रोड्यूस होगा और उस फोर्स की वजह से क्या उसमें रोटेशनल एबिलिटी आएगी, क्या वो एक मोटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारी बातें हम लोग करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।